तो स्वागत है आप सबका नई क्लास में। फिर से आज जो हम टॉपिक लेकर आए हैं वो है इंटरप्रिटेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन विद रिस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन द एटम। मतलब कि एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन कहाँ हो सकता है, कहाँ होगा, ये बात अब हम कहना छोड़ देंगे क्योंकि क्वांटम में सर्टेनिटी नहीं है, क्योंकि क्वांटम बेस्ड है, हाइजेनबर्ग्स को लेते हुए चलता है। दो चीज़ों को हम क्वांटम में लेके चलते हैं। एक हम मानते हैं इलेक्ट्रॉन एज ए वेव, ठीक है, कैसी वेव? स्टैंडिंग वेव, ठीक है, बाउंड इन अ फिक्स्ड बाउंड्रीज के अंदर है, ठीक है, स्टैंडिंग वेव है, ठीक। और उसके जो कहाँ होगा उसकी हम प्रोबेबिलिटी की बात करते हैं कि कहाँ हो सकता है और कहाँ, किन किन जगहों पे उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी होगी और किन किन जगहों पे उसके पाए जाने की पॉसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है। तो किस पे बेस्ड है? दिस इज बेसिकली बेस्ड ऑन what? Schrodinger wave equation. Actually it is what? It is del square psi plus 8 pi square m upon h into e minus v psi is equals to 0. सिंपल फॉर्म ऑफ ये क्या है? मैंने आपको कल बताया था, लैप्लेसियन ऑपरेटर। इसका फुल फॉर्म, अगर पूरा फॉर्म लिखने को आता है, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन के कई रूप आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये ऐसे मिलती है आपको, डेल स्क्वायर साई इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच ई माइनस वी साई, ये भी तो ठीक है, हाँ 8 पाई एच स्क्वायर ऑन एच स्क्वायर, सॉरी ऑन एच स्क्वायर, ठीक है, 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर ई माइनस वी शायद इक्वल, इसको उधर ले गए, ये भी बन सकता है, ठीक है। इसका ओपन फॉर्म भी हम लिख सकते हैं क्या? डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर शाई ओवर डेल जेड स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 8 पाई स्क्वायर एम ओवर एच स्क्वायर ई माइनस वी शायद, ये भी ठीक है, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ेंगे, सॉल्व करने का वो देखेंगे कि कैसे सॉल्व होगी, किस तरीके से इसकी डिफरेंट वैल्यूज़ मिल सकती हैं, वैल्यूज़ का क्या करेंगे हम, उन वैल्यूज़ को कैसे इंटरप्रेट करेंगे, ये सब आज हम समझने जा रहे हैं। तो उसके लिए पहले हम हैमिल्टोनियन ऑपरेटर समझ लेते हैं। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है क्या? देखिए, इसको मैं मिटा दूँगा, नीचे वाले को ओपन फॉर्म मैंने लिख दिया था, तो उसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए, ठीक है। इसको थोड़ा सा हम चेंज कर लेते हैं। कैसे चेंज करें? इसको हम इधर ले आए, ठीक है, इसको हम इधर ले आए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? डेल स्क्वायर शाई इंटू एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम, ये टर्म पूरा इधर आ गया, इज इक्वल टू ई शाई माइनस वी शाई, ठीक है, कोई दिक्कत? अब हम इसको इधर ले आए, इस टर्म को इधर ले आए, विषय को, ठीक है। तो इसको हम इधर ले आए, तो सॉरी ये इधर माइनस है, तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ठीक है, ये माइनस है तो ये माइनस होगा, ये क्योंकि बाहर को माइनस है, ठीक है। तो अब इसको हम इधर ले आएंगे तो ये क्या हो जाएगा? इधर माइनस, या ये माइनस हटाएं तो ऐसे करते हैं, डेल स्क्वायर शाई एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम
और ये प्लस माइनस वी शाई इक्वल्स टू माइनस ई शाई। ठीक है, इधर अगर माइनस कॉमन लेके इस माइनस माइनस को कैंसिल कर सकते हैं, तो ये माइनस हटाने के लिए इधर हम साइन क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो इसका ये शाई और ये शाई कॉमन ले लें, ये शाई और ये शाई कॉमन ले लें, तो हमारे पास बचेगा क्या, हमारे पास बचेगा डेल स्क्वायर एच स्क्वायर ओवर 8 पाई स्क्वायर एम डेल स्क्वायर। ये पूरे टर्म में शाई हटा दो तो यही बचेगा, ये माइनस का और ये v प्लस का। मैंने साइन दोनों के चेंज कर दी क्योंकि इधर माइनस हमने हटाना है। ठीक है, शाई इज इक्वल टू ई शाई, दिस होल टर्म इज इक्वल टू h विच इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ये पूरा, इसको एक तरीके से और हम देखते हैं, एक तरीके से और, h बार ओवर 2 पाई, h बार ओवर 2 पाई इज इक्वल्स टू ये होता है h इज इक्वल्स टू h बार इक्वल्स टू h ओवर 2 पाई होता है। तो h बार स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा, h स्क्वायर ओवर 4 पाई स्क्वायर। तो ये टर्म हटा के यहाँ पे क्या बचेगा, खाली 2m बचेगा ना, क्या बचेगा 2m। तो कई बुक्स में आपको ऐसे भी मिलेगा कि h बार स्क्वायर ओवर 2m, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर की वैल्यू, h की वैल्यू एक तो ये होगी, एक आपको इस h बार के टर्म्स में मिलेगी। h बार इज इक्वल टू होता है h ओवर 2 पाई, h बार h इक्वल्स टू h बार इक्वल्स टू h ओवर 2 पाई। तो इसकी एक वैल्यू और क्या मिल सकती है, माइनस h बार स्क्वायर ओवर 2m इंटू डेल स्क्वायर प्लस v। दिस इज व्हाट, वैल्यू ऑफ हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जनरली एग्जाम्स में आता है। तो आपने करना क्या है, मैं ये बताऊँ, करना क्या है, यहाँ से शुरू करना है, ये ड्राइव करके आपको ये बता देना है, दिस होल ऑपरेशन इज कॉल्ड हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। ठीक है, तो ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हो गया। तो हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, h शाई इज इक्वल टू e शाई, दिस इज होल श्रोडिंगर इक्वेशन, h शाई ओवर e शाई, यानी कि शाई शाई आपके हैं, ठीक है, दोनों शाई। तो h इक्वल्स टू एनर्जी। हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जनरली गिव्स द वैल्यू ऑफ व्हाट, एनर्जी। किसी भी सिस्टम की जो इलेक्ट्रॉन है किसी पोजीशन में है तो उसकी एनर्जी पता करनी है, तो आप क्या पता करते हैं उसका, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से आपको दो वैल्यूज, देखो h कांस्टेंट है, h बार कांस्टेंट है ना, h बार इक्वल टू क्या है, प्लैंक कांस्टेंट ओवर 2 पाई, पूरा कांस्टेंट हो गया, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कांस्टेंट हो गया। यहाँ वेरिएबल क्या बचे, दो ही बचे, एक लैप्लेसियन ऑपरेटर जो कि क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन, और b क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी। लोकेशन और पोटेंशियल एनर्जी की इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है किससे, हैमिल्टोनियन ऑपरेटर से। ठीक है, और टोटल एनर्जी उसकी लोकेशन एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी को मिला देंगे तो टोटल एनर्जी हो जाएगी। मींस एक्चुअली हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इज आल्सो नोन एज एनर्जी ऑपरेटर। क्या आप समझ गए? ठीक है, तो हमें किसी पर्टिकुलर पोजीशन में अगर हमें उसके 3D कोऑर्डिनेट्स x y z पता है मान लो, या आप ये पॉसिबल मान लें कि 3D कोऑर्डिनेट्स ये हो सकते हैं, तो एक चीज़ तो पता हो गई, क्या रहेगी उसकी पोटेंशियल, वो पता कर सकते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी हम अज्यूम कर लें इतनी हो, ठीक है, तो वो क्या पता बता देंगे, क्या कोऑर्डिनेट्स। अब पोटेंशियल एनर्जी कोऑर्डिनेट्स पता है तो हम दूसरा क्या पता कर सकते हैं उसका, वेव फंक्शन। क्या बात कर सकते हैं, वेव फंक्शन। ठीक है, तो वेव फंक्शन ही ज़्यादा इंफॉर्मेशन आपको देगा। अब हम क्या बात करेंगे कि वेव फंक्शन से किस
एटम के अंदर हम इलेक्ट्रॉन को लोकेट कैसे करेंगे, सिग्निफिकेंस ऑफ वेव फंक्शन। तो ये तो आपको पता है, वेव फंक्शन गिव्स व्हाट, वेव फंक्शन गिव्स, वेव फंक्शन क्या बताता है, अगर हम वैल्यू वेव फंक्शन की, किसकी, वेव फंक्शन की वैल्यू, ठीक है, को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, वेव फंक्शन की वैल्यू को प्लॉट करते हैं विद रिस्पेक्ट टू रेडियस, तो वेव फंक्शन की जो वैल्यूज होती हैं ना माय डियर, ये बेसिकली क्या है, एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन वेव है। क्या है, इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड। जहाँ इलेक्ट्रॉन वेव का एम्पलीट्यूड बहुत ज़्यादा है, कहीं कम होगा, कहीं ज़्यादा होगा, कहीं जीरो होगा, है ना। तो ये, और वेव जो होती है वो ऐसे चलती है, तो एम्पलीट्यूड पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, ठीक है। तो इसका जो कर्व जाता है वो पॉजिटिव एंड में भी जाता है और नेगेटिव एंड में भी जाता है। लेकिन जैसे एक बार इसकी वैल्यू 1 हुई, एक बार इसकी वैल्यू -1 हुई, लेकिन 1 और -1 दोनों का स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। -2 का स्क्वायर भी 4 होता है और 2 का स्क्वायर भी 4 होता है। तो यानी कि अगर हम एज सच लें किसको, वेव फंक्शन को, तो हम देखो कोई चीज़ या तो होगी या नहीं होगी, ठीक है, दो ही तो कंडीशन होंगी। माइनस में कैसे होगा, किसी के होने या ना होने की प्रोबेबिलिटी या तो पॉजिटिव होगी या जीरो होगी, या तो वो होगा या वो नहीं होगा, माइनस में नहीं होगा। तो इसलिए इटसेल्फ शाई है नो फिजिकल सिग्निफिकेंस, शाई की वैल्यू का अपने आप में कोई फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है, उससे आप कुछ नहीं बता सकते। लेकिन जैसे ही हम क्या करते हैं, शाई स्क्वायर, it gives the probability of finding electron in 3D space around the nucleus। कैसे, जैसे ये है, ये आपका न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है। तो इसके चारों तरफ का जो 3D स्पेस है, ये वाला स्पेस dr हो मान लीजिए, जिसके बीच में आप प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग कह रहे हैं, ठीक है। तो ये कैसे निकालते हैं, 4 पाई r² इंटू dr, ये क्या बताएगा, इस स्पेस के वॉल्यूम को, 4π³ होता है ना स्पेस का वॉल्यूम। तो एक एरिया आपने r² कर दिया, एक क्या कर दिया, दिया, जो बीच का डिफरेंस, जिस रीजन को आप देख रहे हैं, इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग, दिस विल गिव प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इन गिवन दिस वॉल्यूम। इस वॉल्यूम में ये जो वॉल्यूम फैक्टर है उसको मल्टीप्लाई कर दिया, और आपने कितने मल्टीप्लाई कर दिया, शाई स्क्वायर, ठीक है। तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन को बताएगा। अब ये कैसे बताएगा, इसको समझना ज़्यादा जरूरी है। एक्चुअली शाई इज, अब जैसे हम ऐसे समझें कि कोई, मैं कहूँ कोई स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर में एक चीज, स्फीयर और बॉल में आप अंतर समझते हैं, नहीं ना, स्फीयर एंड सर्किल में अंतर, सॉरी, स्फीयर एंड सर्किल में अंतर समझते हैं ना। अब जैसे ये स्फीयर है, यहाँ पे r रेडियस पे कोई चीज लोकेटेड है, ठीक है। तो इसकी लोकेशंस कितनी हो सकती है इलेक्ट्रॉन, r, मतलब कि जैसे मैं कहूँ कि ये बॉल है, बॉल के सेंटर से इतनी दूरी पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो वो कहाँ कहाँ हो सकता है, कहीं पर भी हो सकता है, रेडियस तो वो कहीं भी। यानी कि जब हमने 3D में लोकेशन बतानी है तो दो फैक्टर्स में बताएंगे, एक तो आप बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू रेडियस और दूसरा बताएंगे विद रिस्पेक्ट टू एंगल। मतलब इतनी रेडियस ये यहाँ पे भी होगी, इतनी रेडियस यहाँ पे भी होगी, इतनी रेडियस कई जगहों पे होगी, ठीक है। तो ये जो वेव फंक्शन है, इट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। वन इज कॉल्ड रेडियल वेव फंक्शन, R means psi is formed by is combination of two functions. One is called radial wave function and the other one is called angular wave function. ये इलेक्ट्रॉन की रेडियल डिस्ट्रीब्यूशंस को स्पेसिफाई करता है और ये इलेक्ट्रॉन के एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन को स्पेसिफाई करता है।
दोनों को मिला के कंप्लीट शाई बनता है। तो रेडियस के रिस्पेक्ट में अगर आप इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, यू आर टॉकिंग अबाउट रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। तो दिस इज रेडियल वेव फंक्शन, रेडियल वेव फंक्शन, ठीक। एंड दिस इज एंगुलर वेव फंक्शन, ठीक है। अब रेडियल वेव फंक्शन जो है ये इनकी वैल्यूज स्पेसिफाई होती हैं, वो दो चीजों पर डिपेंड करती है। अब यहां से इंट्रोड्यूस होते हैं क्वांटम नंबर। रेडियल वेव फंक्शन की वैल्यू किन पे डिपेंड करती है, एंगुलर वेव फंक्शन की वैल्यू किन पे डिपेंड करती है, ये किन पे डिपेंड करती है, psi इक्वल्स टू r, दिस डिपेंड्स ऑन n एंड l। n क्या है, प्रिंसिपल क्वांटम, l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, ठीक है। एंड a डिपेंड्स ऑन l एंड m, l एंड m, यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन के डिस्ट्रीब्यूशन की बात होती है वो किस में होती है, एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग या रेडियल मोमेंटम के अकॉर्डिंग इन क्वांटम नंबर्स में होती है। क्वांटम नंबर्स के हिसाब से तो हम क्या बताते हैं, ऑर्बिटल से स्पेसिफाई करते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, यानी कि वहाँ रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की वैल्यू क्या होगी, मैक्सिमम होगी। दैट पर्टिकुलर पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड व्हाट, ऑर्बिटल। इसको क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल। और जहाँ दोनों प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या होंगे, जीरो होंगे, उसको क्या बोलते हैं, जहाँ प्रोबेबिलिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन दोनों के लिए जीरो होगी उसको क्या बोलेंगे, नोड। क्या बोलेंगे, नोड। अभी समझिए, ऑर्बिटल क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी मैक्सिमम है, और नोड क्या है, जहाँ इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या है, जीरो। यहाँ क्या है, मैक्सिमम है, ठीक है। यानी कि इनकी वैल्यू मैक्सिमम होगी, ठीक है। और इनकी वैल्यू शाई ओवरऑल किस पे डिपेंड करता है, शाई की वैल्यू जो है किस पे डिपेंड करती है, शाई की वैल्यू डिपेंड करती है, शाई इज एक्चुअली डिपेंडेंट ऑन एल, एन, एल और एम, तीनों पे डिपेंड करती है। अब इसको हमने दो हिस्सों में बांट दिया, एन और एल एक हिस्सा, एल एंड एम दूसरा हिस्सा, ठीक है। ये अलग इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, ये अलग, ठीक है। जिस जगह पे आर की वैल्यू जीरो होगी उसको बोलेंगे रेडियल नोड, जिस जगह पे ए की वैल्यू जीरो होगी उसको बोलेंगे एंगुलर नोड। यानी कि किसी एटम के अंदर दो तरह की नोड्स होती हैं, एक कैसी, ओवरऑल जहां शाई जीरो होगा, क्या जीरो होगा, शाई, उसको नोड कहेंगे। लेकिन ये नोड्स दो तरह की हो सकती हैं, एक क्या, रेडियल, रेडियल नोड, ठीक, या फिर एंगुलर नोड। एंगुलर नोड में ए की वैल्यू जीरो होगी, ठीक है, रेडियल नोड में आर की वैल्यू जीरो होगी। कोई दिक्कत, पक्का नहीं, समझ गए। अब इसको हम समझते हैं कि ऑर्बिटल्स अलग अलग कैसे होते हैं, कैसे ऑर्बिटल्स आते हैं, ठीक। अब ऑर्बिटल्स के लिए हम प्लॉट करते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इनकी वैल्यू निकालने के लिए हम अलग अलग एन और एल की, शाई की वैल्यू तभी सिग्निफिकेंट मानते हैं जब उनकी वैल्यूज फाइनाइट हों, जैसे क्वांटम नंबर होते हैं ना, क्वांटम नंबर्स आर व्हाट, फाइनाइट नंबर्स। दो तरह के नंबर्स होते हैं, फाइनाइट और इनफाइनाइट। जैसे अगर मैं कहूँ 1 तो ये कैसा नंबर है, और अगर कहूँ 1.0 ये कैसा है, इनफाइनाइट नंबर, ये फाइनाइट नहीं है, ठीक है। क्योंकि 1.00 भी हो सकता है, 000 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये फाइनाइट नहीं है, ठीक है। तो क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है, फाइनाइट होती है। तो क्वांटम नंबर्स के वैल्यूज के होने की कुछ वो होती है, शर्तें होती हैं, ठीक है, कि वो क्या क्या हो सकती हैं। तो शाई की वैल्यू एन के रिस्पेक्ट में, शाई की वैल्यू एल के रिस्पेक्ट में, शाई की वैल्यू एम के रिस्पेक्ट में कुछ फिक्स्ड होती हैं, जिससे कि हम एन, एल, एम बताते हैं, ठीक है। तो जो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन
कर्व है, इसको समझने के लिए रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, इसको समझ लेते हैं क्या कहते हैं रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अगर हम रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, दो डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाएंगे इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को समझने के लिए। एक रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, दे विल स्पेसिफाई द रेडियस ऑफ पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन, कहाँ जाता है, कहाँ फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी किस रेडियस पे ज़्यादा है और किस रेडियस पे फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी कम है या जीरो है, ये बताएगा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। इसी तरह से आप बताएंगे एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, क्या बताएंगे, एंगुलर, ठीक है। तो रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व क्या है डियर, ये प्लॉट करेंगे हम 4 पाई आर स्क्वायर बी आर एंड आर स्क्वायर, शाई स्क्वायर लिया मैंने 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर की जगह आप क्या लेंगे, शाई, और इसको प्लॉट करेंगे किसके रिस्पेक्ट में, आर, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में प्लॉट करेंगे तो हमें इसकी वैल्यूज मिलेंगी। तो अलग अलग जब n इक्वल्स टू 1 हो, हम पॉसिबिलिटीज लेके चलते हैं, n इक्वल्स टू क्या हो, 1 हो और n इक्वल्स टू क्या हो, 0 हो, उस केस में ये ग्राफ ऐसा होता है, यानी कि इस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम, ठीक है। इस पोजीशन पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन क्या है, मैक्सिमम है। तो ये किस तरह का ऑर्बिटल बनेगा, ये बनेगा 1s ऑर्बिटल, क्या बनेगा, 1s, क्या आप समझ गए, ठीक। ऐसे ही दूसरा रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हम बनाएंगे क्या, अब हम n की वैल्यू बढ़ा देंगे, n इक्वल्स टू कर देंगे 2 और n इक्वल्स टू अभी भी क्या रखेंगे, 0, ठीक है। तो n इक्वल्स टू 2 n इक्वल्स टू 0 रखें, तब क्या सिचुएशन आती है सेम कर्व की, सेम कर्व बनेगा 4 पाई आर स्क्वायर डी आर इंटू आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू आर। अगर हम प्लॉट करते हैं तो हमें ये ग्राफ ऐसा मिलता है, ऐसा, और ये जो पोजीशन है, ये दिखा रहा है, ये क्या है, ये नोड है जहां आर क्या हो जा रहा है, 0, पूरा नीचे चिपकता है, नहीं चिपकाया नहीं, ठीक है, ये क्या है, नोड, ठीक है। यहाँ आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि वॉल्यूम तो 0 होगा नहीं, तो क्या 0 होगा यहाँ, क्योंकि ये मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर 0 पे जा रहा है, फिर मैक्सिमम पे जा रहा है, फिर नीचे आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, रेडियल नोड है, दिस इज कॉल्ड रेडियल नोड, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब ये किस तरह का ऑर्बिटल बनेगा, 2s, क्या बनेगा, 2s, ठीक है, कोई दिक्कत। अब क्वांटम की कंडीशंस के अकॉर्डिंग, क्वांटम की जो कंडीशंस हैं, कभी भी n जो है, n, अब यहां देखें, अब हम सोचें n इक्वल्स टू 1 रखें और n इक्वल्स टू भी 1 कर देंगे, तो ये क्वांटम की कंडीशन को फिट नहीं होगा। क्वांटम की कंडीशंस क्या है कि L और N सेम नहीं हो सकते, ठीक है। 1 में जैसे कभी भी जो L की वैल्यू होनी चाहिए वो n-1 तक के सभी इंटीजर्स होंगे, n-1 तक के, ठीक है। तो अब क्या है, n-1 करेंगे तो L क्या होना चाहिए, 0 ही होना चाहिए, लेकिन अब n अगर हम 2 कर दें तो L इक्वल्स टू क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और n कभी 0 नहीं होगा, n कभी 0 नहीं होगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये किसके लिए होगा, 2p ऑर्बिटल के लिए होगा, तो p कभी भी 1 से शुरू नहीं होता है। देखो इसको ऐसे समझें, अगर L 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, तो ये किसके लिए स्टैंड करता है, s के लिए, ये किसके लिए, p के लिए, ये d के लिए, ये f के लिए, ठीक। अब L1 किया तो N1 नहीं हो सकता, L1 किया क्योंकि L इक्वल्स टू n-1 होता है, ठीक है। तो अगर आप N1 लेते हैं तो N क्या होगा, 0 होना चाहिए, तभी तो होगा,
नहीं तो नहीं होगा, तो n 0 हो नहीं सकता। तो इसीलिए 1p ऑर्बिटल एग्जिस्ट। आपने कभी 1p नहीं सुना होगा, p कहाँ से शुरू होता है? 2 से, ठीक है। तो 2p ऑर्बिटल का कैसा कर्व आता है? कौन सा कर्व? 4 पाई r स्क्वायर dr इंटू आर स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू r। दिस रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व 2p के लिए भी ऐसा ही आता है जैसा 1s के लिए आता है, ठीक। अब ये याद कैसे करेंगे ये भी बता देता हूँ, कैसे याद होगा ये, ठीक है। ये किसका कैसा आएगा? अगर हम 2p का बनाएं तो 2p यहाँ क्या करेंगे? n इक्वल्स टू 2 करेंगे और l इक्वल्स टू क्या करेंगे? 1 करेंगे ना। 2p सॉरी, ये 2p ही था, 3p बनाए थे। क्या बनाए? 3p। तो 3p का वैसा ही आएगा जैसा कैसा किसका आता था? 2s। 3p और 2s एक जैसे हैं, ठीक है। 3p और 2s सेम तरीके के होंगे, ठीक। ऐसे ही अगर मैं 3s का बनाऊं, 3s का डिस्ट्रीब्यूशन करूं, ये मैं तुम्हें बनाना सिखा दूंगा। जैसे 1s का कैसा आया था? कोई नोड नहीं, एक पीक। 2s में एक नोड 2 पीक, ठीक। ऐसे ही 3s का बनाएंगे अगर, 3s के लिए n इक्वल्स टू क्या होगा? 3, l इक्वल्स टू क्या होगा? 0। 3s के लिए ये ऐसा बनेगा, ऐसा। आगे की नोड्स बड़ी होती जाती हैं, आगे की नोड्स क्या होती जाती हैं? ये जो पीक्स हैं वो बड़ी होती जाती हैं। और नोड्स कितनी, रेडियल नोड्स कितनी रहेंगी? 2। रेडियल नोड्स कितनी रहेंगी? 2। अगर यही हम कहें p के रेस्पेक्ट में, तो ये आपका था 3p का, तो ये किसका होगा? 4p का। ये किसका होगा? 4p का, ठीक। अब ये बनाना सीखना कैसे है ये समझा देता हूँ, समझा दूँ। तो बनाना सीखने के लिए आपको पता करनी होगी रेडियल नोड्स। ये कंपटीशन में भी आती है बात कि इस ऑर्बिटल में कितने रेडियल नोड्स होंगे। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स अगर आप सीख गए, नंबर ऑफ रेडियल नोड्स, तो आप रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व आपको याद नहीं करना पड़ेगा। तो नंबर ऑफ रेडियल नोड्स इक्वल टू होता है n माइनस l माइनस 1, n माइनस l माइनस 1। जैसे हम निकालें 1s के लिए रेडियल नोड, तो n की वैल्यू कितनी है? 1, l की वैल्यू कितनी है? 0 और 1 इक्वल्स टू 0। तभी 1s के लिए कहा था कि क्या आता है? 1s के लिए खाली एक ऐसा आता है, कोई नोड नहीं। यही हम 2s कर दें, 2s, तो ये क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा, l 0 ही रहेगा, तो नोड कितनी आ जाएगी? 1। तो कैसा था? ऐसा था। अगर एक नोड है तो मतलब पीक कितनी होंगी? 2, ठीक। ऐसे ही अगर इसके बदले में कर दूं 2p, तो 2p का मतलब है ये n2 l1, तो ये क्या हो जाएगा? 0। मैंने क्या कहा था? 1s और 2p का एक जैसा होता है। 1s का ये था ना, ऐसा ही क्या होगा 2p का, क्योंकि नोड्स बराबर है। कौन सी? रेडियल नोड। कठिन तो नहीं लग रहा है? रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा तो कहानी आगे नहीं बढ़ेगी, ठीक। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आप नोड्स तो किसी भी, आपको रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाना किसी भी ऑर्बिटल का दे दिया जाए, तो आप क्या करोगे? सबसे पहले आपको कह दिया 3D का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व बनाइए, तो सिंपल मेरे को तो याद है, आप भी कर सकते हैं। ये है 3D का रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। कैसे आया? n माइनस l माइनस 1, तो n 3 है, l 2 है, माइनस 1 इक्वल्स टू 0। दैट सिंपल, ठीक। अगर पूछे 4D, तो 4 माइनस 2 माइनस 1 इक्वल्स टू 1। नहीं, कैसा बना? मजेदार है रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व, कर लोगे पक्का? श्योर। अब हम आ जाते हैं एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन पे, फिर हम पूछेंगे टोटल नोड्स, ठीक है। रेडियल नोड्स प्लस एंगुलर नोड्स मिला के क्या बनेंगे? टोटल नोड्स। किसी एटम में कितनी जगह ऐसी होंगी जहां इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता? कल हमने यही बात की थी ना
कि एटम के अंदर कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन के होने के चांसेस ज़्यादा होंगे और कुछ एरियाज ऐसे होंगे जहाँ इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस जीरो होंगे। तो जो एरियाज ऐसे हैं जहाँ ज़्यादा इलेक्ट्रॉन के मिलने के चांसेस हैं उनको कहा ऑर्बिटल, और जहाँ जीरो हैं उनको कहा नोड्स। तो दोनों चीज़ें होती हैं। समझ में आई बात? ये एटम भी एटम जो किसी एटम में इलेक्ट्रॉन भी बिल्कुल वैसे ही होते हैं जैसे किसी देश में लोग होते हैं। कैसे? इसको मैं जनरलाइज कर रहा हूँ। क्या पूरी धरती पे सब जगह लोग रहते हैं? कुछ जगहों पे लोगों के होने के चांसेस जीरो होते हैं और कुछ जगहों पे शहर में मैक्सिमम होते हैं। तो ऐसे ही एटम के अंदर भी होता है। कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ इलेक्ट्रॉन होते हैं, पाए जाते हैं, मैक्सिमम पाया जाता है, और कुछ जगह ऐसी होती है जहाँ बिल्कुल भी नहीं पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से ही रेडियल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व से तय होती है किसी भी इलेक्ट्रॉन की क्या रेडियस। क्या तय होती है? रेडियस। ठीक है, उसके अलावा एक चीज और तय होती है, एंगुलर मोमेंटम। क्या तय होता है? रेडियस पे ही डिपेंड करता है एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, ओके। तीसरी चीज जो है वो ए है। ए क्या है? एंगुलर वेव फंक्शन। एंगुलर वेव फंक्शन। अगर ए की वैल्यू जीरो होगी तो उसको क्या कहेंगे? एंगुलर नोड। मीन्स द एरिया इन द एटम विद रिस्पेक्ट टू एंगल, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, रेडियस से कोई मतलब नहीं है, वो उस पर्टिकुलर एंगुलर स्पेस में कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं पाया जाएगा अगर एंगुलर नोड है तो। ठीक, इसमें नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स, नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल्स टू होता है n। नंबर ऑफ एंगुलर नोड्स इज इक्वल्स टू क्या होता है? n। यानी कि समझिए, अगर n इज इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब क्या है? s ऑर्बिटल। l इक्वल्स टू 0 है इसका मतलब क्या है? s ऑर्बिटल। तो इसमें एंगुलर नोड्स कितनी होंगी? 0। अगर l इक्वल्स टू 1 है तो एंगुलर नोड्स कितनी होंगी? 1। l इक्वल्स टू 2 है तो 2, 3 है तो 3। यानी कि S में कितने एंगुलर नोड्स होते हैं? पूछे तो कितने एंगुलर नोड्स होते हैं S में? 0। P में कितने एंगुलर नोड्स होते हैं? 1। D में 2। F में 3। इसमें 0। इसका मतलब क्या है? जिसमें कोई एंगुलर नोड नहीं है, इसका मतलब है पूरे स्फीयर में कोई भी जगह ऐसी नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन के फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या हो? 0। इसीलिए s ऑर्बिटल को हम क्या बोलते हैं? स्फेरिकल। क्या बोलते हैं? s ऑर्बिटल का शेप क्या होता है? स्फेरिकल। एंगल के रेस्पेक्ट में कोई भी एंगल ऐसा नहीं है जहाँ इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो? 0, क्योंकि उसमें एंगुलर नोड नहीं है। ठीक है, ओके। अब P कैसा होता है? डबल। ठीक, यानी कि एक एंगुलर रीजन ऐसा होगा जहां इलेक्ट्रॉन की फाइंडिंग की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 0। तो ये न्यूक्लियस है, इधर इधर, ये बीच में क्या होगी? एंगुलर नोड। इसीलिए P को क्या बोलते हैं? डंबल। डंबल हम बनाते ऐसा है लेकिन वो एक्चुअली में होता ऐसा है। ठीक, P कैसा होगा? डंबल शेप्ड। ठीक, ऐसे D कैसा होता है? D होता है डबल डंबल। इन दोनों के बीच में एक एंगुलर स्पेस ऐसा होगा और इन दोनों के बीच में भी एक एंगुलर स्पेस ऐसा होगा जो जहां इलेक्ट्रॉन्स के होने के प्रोबेबिलिटी क्या होंगी? 0। ठीक है, ठीक हो गया? पक्का? क्या हो गया? तो इतनी खुश हो गई है। चलो, खुश होना तो अच्छी बात है। ऐसे ही D क्या होता है? डबल डंबल होता है। F क्या होता है? ट्रिपल डंबल। जितने एंगुलर नोड्स होंगे उतने डंबल बढ़ते जाएंगे, यानी कि 2 डंबल्स के बीच में एक स्पेस।
ठीक, इधर के दो ऐसे ये इन डंबल्स के बीच में, दूसरा इस पे, तो जितने डंबल बढ़ाते जाएंगे उतने एंगुलर नोड्स बढ़ते जाएंगे। आई थिंक थोड़ा समझे हो गया आप इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं समझे? समझ गए? ये ऑर्बिटल्स और इनके शेप्स का क्या चक्कर है? शेप इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन एंगुलर डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं समझे? समझ गए? तो टोटल नोड्स इज क्या हो जाएगा? टोटल नोड्स इज इक्वल्स टू n-1, क्योंकि रेडियल r प्लस a होगा ना, ये रेडियल नोड्स हैं, ये एंगुलर नोड्स हैं। रेडियल नोड्स कितनी थी? n-l-1। एंगुलर नोड्स कितनी थी? l। तो l कैंसिल हो गए, बचा क्या? n-1। किसी भी ऑर्बिटल में टोटल नंबर ऑफ नोड्स होती हैं n-1, ठीक है? जैसे हम पूछें कि 3D में कितनी नोड्स होंगी टोटल? 3-1 इक्वल्स टू 2। वो भी कौन सी होंगी? दोनों की दोनों एंगुलर, क्योंकि इसका L कितना है? 2 है। और रेडियल नोड्स क्या हो जाएंगे ऑटोमेटिकली? 0। रेडियल नोड कोई नहीं होती है, एंगुलर नोड 2 होती है। इसी से हम इलेक्ट्रॉन की पोजीशन को स्पेसिफाई करते हैं। आई थिंक कितना एक परसेप्शन बना होगा रेडियल नोड्स के रिस्पेक्ट में, एंगुलर नोड्स के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन का बना। एक वेव फंक्शन जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है, वो डिफरेंट वेव फंक्शंस को सॉल्व करते हुए हमें एक्चुअली क्या वैल्यूज प्रोवाइड कराती है? क्वांटम नंबर। क्या वैल्यूज मिलती है हमें? क्वांटम नंबर। उन क्वांटम नंबर से हम क्या निकालते हैं? रेडियल एंगुलर नोड्स पता करते हैं, ठीक है? उसके हिसाब से हम उनके शेप्स और रेडियस और वो सब डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ये है पूरा खेल। आई थिंक प्यारे बच्चों समझ में आया होगा, ठीक है? अच्छा लगा तो कमेंट करें, ठीक है? थैंक यू।